मयूर जानी ऑफिशियल हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे साथ में जमात इस्लामी हिंद गुजरात यूनिट के सदर डॉक्टर सलीम पट्टीवाला साहब मौजूद हैं। उनसे ही बातचीत करते हैं कि जमात इस्लामी हिंद किस दिशा में काम कर रही है और मौजूदा वक्त में ऐसी संस्थाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सलीम साहब, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपने जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी बात बताइए। आप क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम पट्टीवाला है और मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD किया और MD के बाद यहाँ गुजरात में आकर मैंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की। सबसे पहले जूनागढ़ में मैं एज ए रेडियोलॉजिस्ट मैंने सर्विस की और बहुत सालों तक यहाँ रहा। फिर उसके बाद धोराजी में एज ए सुपरिटेंडेंट मेरा प्रमोशन हुआ। मैं वहाँ कुछ सालों काम किया। वहाँ से फिर मेरा प्रमोशन होकर एज ए सिविल सर्जन और चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर मैं पालनपुर गया। कुछ सालों वहाँ सरकार की सेवा की और लोगों की खिदमत की। वहाँ से फिर मैं व्यारा तापी डिस्ट्रिक्ट वहाँ CDMO बनकर गया और उसके बाद फिर आखिरी प्रमोशन होकर रीजनल डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ के पोस्ट पर भावनगर में मेरी पोस्टिंग हुई और वहीं से मैं रिटायर्ड हुआ। रिटायर्ड होने के बाद मैं जमात इस्लामी के साथ पूरे वक्त के साथ जुड़ गया। हालांकि तहरीक इस्लामी से मेरा संबंध जब मैं भोपाल में MBBS कर रहा था, MD कर रहा था, तभी से मेरा हो गया था, लेकिन बाकायदा मैं जमात इस्लामी के साथ जुड़ा हूँ जूनागढ़ में आकर। और इस दरमियान में अलग अलग जिम्मेदारियाँ मैंने निभाई और जमात की और लोगों की सेवा और ख़िदमत करने का मौका मुझे हासिल हुआ। रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ महीनों के लिए दिल्ली जमात इस्लामी का एक हॉस्पिटल है, अल शिफा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसमें एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैं वहाँ पर मैंने खिदमत अपनी अंजाम दी और उसके बाद फिर मुझे यहाँ गुजरात की ज़िम्मेदारी पर वो कर दिया गया और पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ गुजरात में ये जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ। सलीम साहब, जमात इस्लामी हिंद आज़ादी से पहले से काम करती आ रही है। किस दिशा में काम चल रहा है? क्या कुछ काम आप लोगों की तंजीम कर? जी, जैसा आपने कहा कि आज़ादी से पहले से जमात इस्लामी बनी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के बाद फिर बाद में दोबारा हिंदुस्तान में जमात इस्लामी हिंद के नाम से ये तंजीम फिर से यहाँ पर कायम हुई और मौलाना इस्लाही साहब इसके अबुल हैस इस्लाही साहब इसके सदर बने। जमात इस्लामी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जमात इस्लामी हिंद तमाम इंसानों की फलाह बहबूद के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनको उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहैसियत इंसान उन सब को अपनी जवाबदारियों को सही सही निभाने के लिए, तैयार करने के लिए खड़ी हुई है। और जमात इस्लामी का कार्यक्षेत्र तमाम इंसानियत है, तमाम इंसानों को ये मुखातिब करती है और तमाम इंसानों के फ़ायदे के लिए ये काम कर रही है। तमाम इंसानों को उसके पैदा करने वाले ईश्वर अल्लाह के साथ जोड़ने और उसकी इबादत के साथ, उसकी भक्ति के साथ तमाम इंसानों की सेवा के लिए उसे तैयार करती है, ताकि मरने के बाद जब फिर उस ईश्वर अल्लाह के समक्ष जाना हो तो वो अपने कामों का सही तौर पर हिसाब दे सके। लेकिन चूँकि जमात इस्लामी मुसलमानों के दरमियान से और मुसलमानों के ज़रिए से काम कर रही है, तो इसका सबसे पहला टारगेट मुस्लिम उम्मत या मुस्लिम कम्युनिटी है। और जमात इस्लामी चाहती है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी हर तरीके से एम्पावर्ड हो, इसकी तरक्की हो, इसका विकास हो और हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े। और इसके लिए सबसे पहली बात जमात इस्लामी जो समझती है वो ये कि चूँकि जमात इस्लामी अल्लाह पर यकीन करती है और इस्लाम के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ी हुई है, तो चाहती है कि उम्मत मुस्लिमा भी इस्लाम के साथ पूरी तरह से वफादारी के साथ जुड़ जाए।
और कुरान और हदीस के ज़रिए से जो इस्लाम के बुनियादी सोर्सेज हैं उन्हीं के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी के रास्ते को मुतय्यन करें, अपने ज़िंदगी का रास्ता बनाए और उस पर चले। तो इसलिए सबसे पहला काम हम लोग जो कर रहे हैं वो ये कि मुस्लिम मिल्लत में, मुस्लिम कम्युनिटी में कुरान और हदीस के इल्म को सही तौर पर लोगों तक पहुंचाने का काम, सही अंदाज में, और ये बात बताने का काम कि ये कुरान और हदीस सिर्फ सवाब के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में और जीवन में उतारने के लिए है, ताकि तुम्हारा जीवन एक बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान ऐसा जीवन हो सके जो अल्लाह को और उसके रसूल को पसंद है, ताकि मरने के बाद हम उस अल्लाह ताला के सामने जवाब दे सकें। शकील साहब, आपने तो धार्मिक चीजें बताई, लेकिन सामाजिक फील्ड में आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? जी जी ड्रग्स को लेकर बीच जी में आप लोगों ने एक अभियान चलाया था, उसके बाद में नैतिकता को लेकर आपने अभियान चलाया था। जी, मैं यही बात कह रहा था कि बुनियादी चीज जो मुस्लिम कम्युनिटी की विकास के लिए है वो उसका मजहब के साथ जुड़ना है, और उसके साथ साथ मजहब उसको ये शिक्षा भी देता है कि उसे समाज के हर फील्ड में आगे बढ़ना है। तो इसलिए जमात इस्लामी ये चाहती है कि मुस्लिम कम्युनिटी के हर तरह से तरक्की हो, तालीम के मैदान में आगे आए, शिक्षा के मैदान में आगे आए। इसके लिए हमने एक मरकजी तालीमी बोर्ड बनाया है जिसके ज़रिए से शिक्षा के स्तर को ऊंचा लाया जा सके, इस तरह के शैक्षणिक संस्थाएं कायम की जा सके, या जो शैक्षणिक संस्थाएं मुस्लिम कम्युनिटी में है उनके स्तर को बढ़ाया जाए, उनमें अच्छी और गुणवत्ता वाली तालीम दी जाए। उसी के साथ साथ मुसलमानों की इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए भी जमात इस्लामी ने बहुत सारी कोशिशें की है। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन का एक इदारा कायम किया है जो उनको बिजनेस के मामले में गाइडेंस और रहनुमाई देता है और उनके दरमियान नेटवर्किंग कर रहा है। और उसी के साथ साथ चूँकि मुस्लिम मिल्लत में गरीबी ज़्यादा है और ब्याज और सूद की वजह से बहुत ज़्यादा मुसलमानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो हमने पूरे हिंदुस्तान में और गुजरात में भी तमाम जगह पर इंटरेस्ट फ्री सोसाइटीज़ कायम करने का फैसला किया है। और बहुत सी जगहों पर ये इंटरेस्ट फ्री सोसाइटी चल रही है जो ज़रूरतमंदों को बग़ैर इंटरेस्ट पर लोन देती है और उनकी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने का काम कर रही है। इसके अलावा और दूसरे तमाम फील्ड में जैसे हेल्थ के मामले में जमात इस्लामी ने हेल्थ एंड हाइजीन सोसाइटी शाहीन के नाम से कायम की है जो हेल्थ गाइडेंस का काम भी कर रही है, उनको सही तौर पर कम कीमत पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ मुहैया कराने का काम कर रही है, हेल्थ गाइडेंस का काम कर रही है कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि किस तरह से अपने हेल्थ को बचाई जा सकती है, और जहां लोगों को हेल्थ के बारे में मार्गदर्शन की ज़रूरत हो वो उन्हें दिया जाता है। उसके अलावा हमने एक काम और ये किया है कि वो कुछ तमाम कल्याणकारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है, जो माइनॉरिटीज़ के लिए भी है और दूसरे तमाम लोगों के लिए भी है, उनको अवेल करवाया जाए तमाम कम्युनिटी के लिए। तो इसके लिए हमने नागरिक विकास केंद्र के नाम की एक संस्था बनाई है जो इस तरह की तमाम स्कीम्स का जो गवर्नमेंट की है उनको लोगों तक पहुंचाना और लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनको तैयार करना, उनके सारे डॉक्यूमेंट जो सिविक डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके तैयार करने का काम और उसके सिलसिले की जो सारी कार्रवाइयाँ। तो ये बहुत सारे सेंटर्स पूरे गुजरात में NVK के ज़रिए से चल रहे हैं, तो ये काम भी जमात इस्लामी कर रही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो मैंने जैसा पहले ये बात कही कि ये तमाम इंसानों के लिए, तो हमारा टारगेट जो है वो तमाम इंसानियत है। हम ये चाहते हैं कि इस्लाम के अलावा जो दूसरे तमाम धर्मों के लोग हैं उनका भी अपलिफ्टमेंट हो, उन्हें भी जो है वो आगे बढ़ाया जा सके, और उसके लिए मुसलमानों और इन कम्युनिटी के दरमियान एक पुल कायम हो, क्योंकि अगर संवाद का पुल कायम होगा तो इसी से मोहब्बत सफ़र करेगी। तो हम ये चाहते हैं कि तमाम कम्युनिटीज़ के बीच में एक संवाद का वातावरण हो, लोगों में मोहब्बत हो, लोग एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के धर्म को जाने। इसके लिए हमने इस्लाम दर्शन केंद्र की स्थापना की है ताकि इस्लाम के संदेश को सही अंदाज में, सही उसमें लोगों तक पहुँचाया जाए, हम एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे को जाने। उसके अलावा हमने एक और बहुत अच्छी कोशिश ये की है कि तमाम धर्म गुरुओं को, धर्म के बड़े बड़े लोगों को जमा करके एक प्लेटफॉर्म पर और समाज में
शांति का और दूसरे तमाम संदेश को पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए हमने एक धार्मिक सौहार्द मंच बनाया है और ये धार्मिक सौहार्द मंच में जितने भी छोटे बड़े संप्रदाय और धर्म है उन सब के धर्म गुरुओं को जमा किया है और उनके जरिए से हमने समाज को जागरूक करने और समाज को शिक्षित करने का काम किया है। और इस धार्मिक सौहार्द मंच के जरिए से हमने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि नशे के खिलाफ हमने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई और उस नशे के खिलाफ मुहिम में तमाम इन धार्मिक गुरुओं ने और उसके अलावा दूसरी सरकारी जितनी संस्थाएं उन्होंने सहयोग दिया और हमने मोहल्लों मोहल्लों में जाकर लोगों को जागरूक किया इस मामले में कि ये कितना बड़ा दूषण है जो ड्रग्स और शराब और नशे की लत जो हमारे नौजवानों को लगी हुई है। तो उसके लिए हमने ये काम किया और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने हमें सहयोग दिया। बहुत सारे डॉक्टर्स ने स्कूलों में कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों के सामने युवाओं के सामने हमने इस पैगाम को पहुंचाया, साइकोलॉजिकल अंदाज में पहुंचाया और हर तरीके से मस्जिदों में खुतबे के ज़रिए से या इमामों के ज़रिए से ये बात पहुंचाई। उसके अलावा एक और बड़ा काम हमने ये किया कि एक सफाई मुहिम चलाई, क्योंकि जाहिर है कि जैसा कि मोदी साहब ने भी इस बारे में ये कहा है कि स्वच्छता का, और इस स्वच्छता का पैगाम तो इस्लाम का बहुत बड़ा पैगाम है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस में ये बात आता है कि पाकीज़गी और सफाई आधा ईमान है। तो हमने, और ये एक हमारी बदकिस्मती है कि मुस्लिम मोहल्लों में सबसे ज़्यादा गंदगी और ये पाई जाती है, इसलिए हमने ये कोशिश की है कि तमाम मुस्लिम मोहल्लों में और दूसरे तमाम मकामात पर भी स्वच्छता का वो हो और लोग खुद इस मामले में जागरूक हो और खुद अपने मोहल्ले की, अपने गलियों की, अपने घरों की सफाई करें और ये स्वच्छता का अभियान। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो पूरे जीवन को समेटे हुए हैं। उन तमाम कामों में जमात इस्लामी जो है वो अपना सहयोग दे रही है। अच्छा सलीम साहब, एक चीज ये बताइए कि मौजूदा वक्त में एक सामाजिक और धार्मिक संस्था को चलाना कितनी बड़ी चुनौती है और क्या चुनौतियां आप लोगों के सामने आ रही है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि ये बहुत सारी चुनौतियां इस तरह का, और एक ऐसी संस्था जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम इंसानियत के लिए काम कर रही हो और जिसका बेस धर्म हो, उसको सामने बहुत चुनौतियां आती है। अंदर से भी आती है, बाहर से भी आती है। अंदर से यानी कम्युनिटी की तरफ से भी आती है, क्योंकि जब इस तरह का काम किया जाता है तो कम्युनिटी को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि या उस तरह की जो कुछ संस्थाएं या लोग हैं जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ एक वो बनाते हैं, मानसिकता बनाते हैं कि ये है, और धर्म के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें वो आती हैं। फिर इसके अलावा दूसरे लोग, बाहर के लोग भी जो है जो इस तरह की सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उनको भी बुरा लगता है कि हम नफरत को ख़त्म करके मोहब्बत का वातावरण फैला रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी कभी कभी ये होता है, हम बुक फेयर लगाते हैं, किताबों की दुकानें लगाते हैं जिसमें तमाम इस्लाम धर्म की और दूसरी किताबें भी जो है वो दी जाती हैं। तो वहाँ से भी चुनौतियाँ होती हैं और जाहिर है कि हम लोग बहुत हर लिहाज से पैसों का मामले में भी बिल्कुल जमात इस्लामी के पास पान नंबर भी है और उसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अंदाज में वो पहुंचता है। लेकिन कहीं कहीं सरकार की तरफ से भी इस मामले में सवाल खड़े किए जाते हैं और ये होते हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं जो बाहर की भी है और अंदर की भी है, जिनसे लड़ना पड़ता है। आने वाले दिनों में क्या कुछ आप लोग समाज की बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए और देश और राज्य की बेहतरी के लिए आप लोग करने वाले हैं? जी, मैंने जैसा बताया कि ये हमारा प्रोग्राम बहुत पहले से इस सिलसिले में ये है कि पूरे समाज को आगे बढ़ाया जाए, पूरे हिंदुस्तानी समाज को और पूरे देश को तरक्की और विश्व गुरु के स्थान पर ले जाया जाए। और इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी को हम तैयार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा टारगेट हमारा ये है कि उसकी शैक्षणिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत हो और उसके लिए जितने भी शैक्षणिक इदारे हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत किया जाए, उनका स्तर सुधारा जाए और उनको बच्चों का जो ड्रॉप आउट का रेट है वो कम किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन की तरफ लाया जाए। इसके लिए जो कुछ भी मदद हम कर सकते हो वो की जाए। तो ये एक टारगेट हमारा है। और दूसरा इकोनॉमिकल उसका कि इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था में जो मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाया जाए, उनको व्यापार में और बिजनेस में उनकी गाइडेंस दी जाए और जो छोटे लोग हैं छोटे छोटे कर्जे देकर उनको उनके बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए।
तो ये काम हमारा मेन टारगेटेड है। तो हमारे मेन टारगेट में एक तो नंबर एक मुसलमानों को सही इस्लाम की शिक्षा दी जाए, नंबर दो दुनियावी शिक्षा का उनका स्तर ऊंचा उठाया जाए, इकोनॉमिकल मामले में उनको वो किया जाए, और पॉलिटिकल अवेयरनेस भी उनके अंदर लाई जाए। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा काम है पॉलिटिकल अवेयरनेस का। और हमने इसके लिए गुजरात डेमोक्रेटिक फोरम भी बनाया है GTF के नाम से, जिसमें तमाम धर्म के, तमाम समाज के ऐसे लोग जो समाज के बारे में चिंतित हैं, सोचते हैं, विचारक हैं, उनको जमा किया है। और उनके जरिए से एक डेमोक्रेसी की फिजा को कायम करने के लिए हमने प्रयत्न किया। तो ये हमारे आइंदा के कुछ प्रोग्राम हैं इन तीनों मैदानों में, शिक्षा के मैदान में हो या अर्थशास्त्र के मैदान में हो या ये डेमोक्रेसी के मैदान में हो, उसमें हम समाज को भी और पूरे हिंदुस्तानी समाज को आगे बढ़ाने की। एक सवाल, जब आपने राजनीति की बात की तो जिस तरीके से देखें 10.5% के आसपास मुस्लिमों की आबादी गुजरात में है और एक मुस्लिम विधायक, कहीं ना कहीं लगता है कि सियासी एतबार से मुस्लिम शून्यता की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसकी कोई सियासी रहनुमाई नहीं है, उसकी सियासी हिस्सेदारी नहीं है। ये बात तो है कि इतनी तादाद होने के बावजूद मुसलमानों का जो प्रेजेंटेशन और वो होना चाहिए संसद में या विधानसभा में, वो नहीं है। ये बात फैक्ट है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात है। ये सारी वजूहात मैं यहाँ नहीं बयान कर सकता। अंदर के जो कन्फ्लिक्ट है, बाहर की तरफ से वो है कि जिस तरह से कंस्टिट्यूंसी को अलग अलग उसमें विभाजित करके वोट को विभाजित किया गया है, बहुत सारे मामले हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये मुस्लिम कम्युनिटी अपनी सियासी बेवजनी की हालत से बाहर आने के लिए तैयार है और आती जा रही है। अभी पिछले कुछ इलेक्शंस में यहाँ भी और गुजरात के बाहर भी देखा है कि मुसलमानों ने बहुत यानी सोच समझकर, बहुत विवेक के साथ जो है वो अपने मताधिकार का उपयोग किया है और वो किया है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं। आप ये देखिए पिछले इलेक्शन में जो जिस तरह से फांसीवादी तत्वों का वो हुआ है, उसके अंदर मुसलमानों की सोची समझी स्कीम का एक बड़ा हाथ रहा है। तो गुजरात में भी अब इसके लिए हम माहौल बना रहे हैं कि किसी तरह से मुसलमान जो है, न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे लोग भी सत्य के मार्ग पर साथ मिलकर चलने की कोशिश करें। इस सिलसिले में सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो समझदार लोग हैं, जो विचारक लोग हैं, वो सियासी तौर पर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते, वो खामोश रहते हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो भी मुखर हों, वो भी बाहर आए, उनकी आवाज़ भी वो बाहर आए। उनकी आवाज़ अगर बाहर आएगी तो फिर आवाम जो है वो साथ में चलने की और आवाम की ताकत में उसमें इजाफा होगा। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस तरह से यानी पॉलिटिक्स दो तरह की होती है। एक तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जिसमें सिर्फ वोट डालने की होती है, और एक दूसरी होती है सोशल पॉलिटिक्स कि जिसमें समाज के अधिकारों को दिलाने का और उसका काम। तो हमारा ज़्यादा रोल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बजाय इस सोशल पॉलिटिक्स की तरफ है कि हम लोगों को एक्टिविज्म के लिए तैयार करें, युवाओं को पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए, कि वो पॉलिटिकली एक्टिविस्ट होकर अपने हकों की लड़ाई लड़ें, अपने साथ अपने दूसरे लोग जिनके हक मारे जा रहे हैं उनके हकों की लड़ाई लड़ें, और उसके लिए सरकारी तंत्र के सामने भी खड़ा हो, सरकारी तंत्र से पूरी रजूआत करने का और वो करने का उसको वो हो। तो हमारा सबसे ज़्यादा टारगेटेड काम ये सोशल एक्टिविज्म और सोशल पॉलिटिकल उसकी तरफ है। जी, एक आखिरी सवाल कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में अक्सर नाराजगी ये देखी जा रही है कि सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं मुस्लिम इश्यूज पर काम नहीं कर रही है या जमीन पर उतर कर काम नहीं कर रही है, ये आरोप लगते रहते हैं। आप इसको कैसे देखते हो? क्या इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? जी, ये बात तो है कि मुसलमानों के जो इश्यूज हैं उस पर आम तौर पर लोग खामोश रहते हैं। हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बहुत सारे हमारे चिंतक और विचारक जो मुस्लिम नहीं है, ऐसे लोगों से मेरे कांटेक्ट हैं और वो बहुत इसके बारे में सोचते हैं, बहुत वो कर रहे हैं। और लेकिन यह है कि उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं हो पाती। तो और जाहिर है कि जिस तरह का माहौल बन गया है और जिस तरह से एक लंबे अरसे से एक फांसीवादी ताकत जो है यहाँ पर काम कर रही है, और ये बहुत कम लोग हैं
लेकिन इन कम लोगों की वजह से वो पूरी जो बहुमत है वो खामोश बैठा हुआ है। तो उनकी तरफ से अड़चनें तो आ रही हैं, नो डाउट, यानी सरकारी तंत्र में भी और न्याय तंत्र में भी, और जाहिर है कि पॉलिटिकल फील्ड के उसमें भी मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का जो माहौल बना हुआ है उसके तई एक सोतेला व्यवहार हो रहा है। लेकिन हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि मुसलमानों को भी इसके लिए तैयार किया जाए कि मुसलमानों में इसकी वजह से कोई डर या मायूसी न हो, वो फ्रस्ट्रेट न हो, प्रोवोक न हो, वो अपना काम अपनी जो वो है वो पूरी ईमानदारी के साथ करते रहें, अपने हक की आवाज़ पूरी ताकत के साथ उठाते रहें। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइक माइंडेड लोग, वो जमहूरियत को पसंद करने वाले लोग जो है वो भी आगे आएँ, और वो आगे आकर इस तरह के जितने भी पीड़ित लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो दलित हो, उन सब के हक की आवाज़ उठाएं। तो ये हो रहा है, और धीरे धीरे ऐसे लोग ज़्यादा मुखर होते जा रहे हैं, ज़्यादा बाहर आते जा रहे हैं। और उम्मीद ये है कि मुझे पूरी आशा है कि बहुत चंद सालों में जो है वो नफ़रत का ये वातावरण ख़त्म होगा, मोहब्बत का वातावरण पैदा होगा, और फिर वो जो पार्शलिटी या वो चीज़ है वो धीरे धीरे लोगों के जहन से दूर होगी और समाज फिर से स्वस्थ बनेगा। तो ये थे डॉक्टर सलीम साहब, जो एक लंबे अरसे तक डॉक्टर के रूप में सेवा करते रहे, लेकिन अब जमात इस्लामी हिंद के साथ में जुड़कर पूरे गुजरात में जमात किस तरीके से काम करे, शैक्षणिक, धार्मिक और राजनीतिक एतबार से मुस्लिम समुदाय के लोग किस तरीके से मजबूत हों, इस दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जमात इस्लामी हिंद सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि पूरे समुदाय में रहने वाले अलग अलग तबके के लोगों के लिए भी काम कर रही है। और साथ ही इन्होंने ये कहा कि अगर विश्व गुरु बनना है भारत को, तो इस देश में रहने वाले तमाम लोगों को आपसी सौहार्द के साथ रहना होगा।